दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है कि हिंदी की व्याकरण की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब टॉपिक हम जो क्लियर करेंगे वो है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन आपको पता होगा, पहली क्लास में हमने बताया था कि व्यंजन का उच्चारण करते समय वो ध्वनियाँ जो हवा निकलती है उसमें बाधा आती है तो व्यंजन होगा, बाधा नहीं आएगी तो वो स्वर होगा। ठीक है, तो अब हम व्यंजन देख रहे हैं, यानी इसमें स्वरों में का उच्चारण होगा तो निर्बाध होता है, लेकिन इसमें बाधा आती है तो व्यंजन होता है। तो व्यंजनों के अध्ययन करेंगे। व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है, लेकिन इसके अंदर संयुक्त अक्षर मिला दिए जाते हैं 3, तो ये हो जाती है 36। अब देखो, अध्ययन की सरलता है तो इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक आता है वर्गीय व्यंजन, एक आता है ऊष्म व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखो वर्गीय व्यंजन यानी क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग मान जाते हैं, जिन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग, हर वर्ग में एक अब अलग एक विशेषता होती है, तो अब वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क्या विशेषता है? क वर्ग में क का उच्चारण स्थान हो गया क, ख, ग, घ और ग। अब देखो इसके अंदर जो जो पंचमाक्षर है, यानी क वर्ग का पंचमाक्षर है, इसके अंदर एक बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही है आपको। तो इस बिंदी है, इसको आपने कहीं और भी देखा होगा, जैसे ढह है तो उसके उच्चारण में हम जैसे नीचे बिंदी लगाते हैं। इसके अलावा आप नुक्ता देखिए तो उसके आगे बिंदी लगती है। इसके अलावा आप अनुस्वार देखते हैं तो ऊपर बिंदी लगती है। तो इनको बिंदी को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बिंदी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? तो सबसे पहले आता है पंचमाक्षर, यानी 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर आता है जो अनुस्वार है, अनुस्वार में जो प्रयोग होती है वो अनुस्वार में प्रयोग होने वाली बिंदी ऊपर लगती है। 2 नंबर पर आती है पंचमाक्षर बिंदी, जो पंचमाक्षर में ही लगती है, केवल क वर्ग का पंचमाक्षर उसी में लगेगी। ये हो गया पंचमाक्षर की बिंदी। इसके बाद 3 नंबर पर आती है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ताड़नजात जो ध्वनियाँ हैं उनके नीचे लगने वाली जो बिंदी है वो। ठीक है, एक चौथी प्रकार आता है वो आता है नुक्ता। नुक्ता यानी जो अरबी फारसी भाषा के जो शब्द हैं उनको जो प्रयोग करने के लिए उनमें अलग से एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है नुक्ता। और अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रयोग केवल स्वर में ही होता है। पंचमाक्षर जो पंचमाक्षर है उसका प्रयोग वो क वर्ग के 5वें वर्ण में ही होता है। और ताड़नजात है तो उसके अंदर आपको पता है कि ढह और ढह 2 होते हैं, तो इसमें ट वर्ग का प्रयोग ट वर्ग का है तो उसका प्रयोग 2 अक्षर में ही होता है। इसके अलावा नुक्ता यानी ज, और ये अरबी फारसी जो 5 वर्ण हैं कौन कौन से? ख, ख, ग, ज, फ, इनमें प्रयोग होता है। ठीक है, अरबी फारसी दोनों अलग अलग भाषा है परंतु लिपि एक ही है दोनों की। याद रखना, अरबी फारसी दोनों अलग अलग भाषा है लेकिन इनकी लिपि क्या है? एक है। अब इसमें अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा फैक्ट ये है कि नुक्ता है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, उन्होंने 1913 में केवल 3 ही बताए थे। इन्होंने कितने बताए थे? केवल 3 ही बताए थे। उन्होंने 5 बताए थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 5 बताए थे। ठीक है, और NCERT है वो केवल 3 ही मानती है। अगर उत्तर में दोनों आ जाए, 3 और 5 दोनों आ जाए तो आपको 5 ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं च वर्ग की क्या विशेषता है। च वर्ग के अंदर च होता है, छ होता है, ज होता है, लेकिन ज होता है, ज झंडा। इसका अब पहले मानक रूप अलग था, अलग है। ठीक है, जो पहले मानक रूप था वो भय भालू प्लस आधा क से मिलकर बनता था, उसको अब अमानक रूप दे दिया गया है, जबकि मानक रूप में अब ज झंडा माना गया। ठीक है, इसके अलावा अब ट वर्ग में देखते हैं। ट वर्ग में क्या है कि ट, ठ, ढ और ढ, ये तो हो गए। इसके अलावा इनके अंदर जो हमने देखा था उत्क्षिप्त जो ध्वनियाँ हैं या उत्क्षिप्त जो वर्ण हैं उनको बिंदी नीचे लगाकर इसको डिनोट किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तय वर्ग। तय वर्ग के अंदर एक विशेष बात क्या मिलेगी आपको? तय वर्ग के अंदर विशेष बात ये मिलेगी कि त, थ, ध, ध, न, यानी कि इसके अंदर जहाँ पर भी आपको घुंडी वाला
जो शब्द दिखाई दे रहा है यानी घुंडी वाला वर्ण दिखाई दे रहा है, व्यंजन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है, याद रखना, उसके ऊपर से शिरोरेखा कभी नहीं गुजरती है। यानी प्रातःकाल अलग अलग शब्द नहीं है, प्रातःकाल शब्द तो एक ही है, लेकिन विसर्ग बीच में आने से, जो बिंदु आने से ये इसमें से ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे आता है पांचवा जो वर्ग है यानी कि पै वर्ग, इसमें आता है पै, फै, बै, भै, मैं। इसमें भी देखो भै पर से जो शिरोरेखा नहीं गुजरी है। ठीक है, तो वर्ग में केवल 5 ही होते हैं, आपके यार जब 5 वर्ण ही होते हैं। इसके अलावा यानी कि टोटल करते हैं कितने हो गए, तो पहले आप देखो वर्गीय व्यंजन 25 हो गए, 5 5 25, वर्गीय वर्ण और स्पर्शी वर्ण और ये इनको बोलते हैं 25, ये टोटल हो गए। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, यानी कि ये, रै, लै, वै, और उष्ण व्यंजन हैं वो हो गए श है, ये 4 हो गए, तो टोटल हो गए 33। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आता है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण आपको देखना है कि अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 3 में किया गया है। एक तो हो गया स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब स्पर्श व्यंजन, इसमें क्या होता है, कैसे में तक, उष्ण व्यंजन यानी ये लव है, ये लव है, यानी ये लव है, इसमें यह और वह है, ये अर्धस्वर होते हैं, यानी जीव की प्रतिक्रिया इतनी नहीं होती है, इसलिए इनको अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आता है उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण में आता है वो तीनों से और है आ जाता है। अब देखो, ये तो हो गया अध्ययन की सरलता है, तो एक वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो है घोष या कंपन के आधार पर वर्गीकरण। घोष या कंपन के आधार पर वर्गीकरण है वो 2 में किया गया है। कौन कौन से किया गया, एघोष और सहघोष। एघोष, सहघोष। एघोष में ध्वनि में कंपन नहीं होगा, सहघोष में कंपन होगा। ठीक है, अब देखो एघोष कौन कौन से थे, पहला, दूसरा और तीनों से 13 ही होते हैं, कंप्लीट है आपको। ठीक है, पहला दूसरा यानी कै, च, ट, पे जो हैं, एक तो ये, एक इसका दूसरा आगे वाला, जैसे ख हो गया यानी कै, ख है, च, छ, ट, थ, और जैसे पैप है, तो ये होते हैं क्या, एघोष। इसके अलावा जो तीनों से हैं, यानी इनको टोटल 10 तो वो हो गए और 3 ये हो गए, 13, यानी 13 होते हैं एघोष। और सहघोष, सहघोष जिनमें कंपन होती है उनको बोला जाता है सहघोष। सहघोष यानी तीसरा, चौथा, पाँचवां, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां। और यह लव है, तीसरा, चौथा, पाँचवां टोटल मिलाने से होता है 15। 15 और 4 ये हो गए यह लव है, यह लव है, ये कितने हो गए, 15 और 4, हाँ यह लव है, और 15। इसके अलावा जो यह लव है वो आगे, और एक हो गया है, इसके अलावा सभी स्वर है वो सहघोष होते हैं। ठीक है, इन टोटल संख्या होती है 31। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आप इतने समय तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आगे देखो, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर 2 भाग बांटे गए, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में कम प्राण, महाप्राण में ज़्यादा प्राण। अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा, पाँचवां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। पहला, तीसरा, पाँचवां वर्ण, इनको उच्चारण करेंगे तो हवा है, जो वायु है, जो हमारी प्राणवायु निकलती है वो कम निकलेगी, तो इनके कारण इसको बोला जाता है अल्प प्राण। ठीक है, इसमें पहला यानी कै, तीसरा यानी ग, और पाँचवां यानी नासिका वाला। ठीक है, यानी ग, ये हो गए, और इसके अलावा अंतस्थ। तो यानी कि 1, 3, 5 टोटल ये 5 वर्ग में हो गए 15। और अंतस्थ व्यंजन वो भी इसमें आएंगे, अंतस्थ व्यंजन आएंगे 4 वो हो गए, और इसके अलावा सभी स्वर हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। तो टोटल कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 30 ये हो गए। ठीक है, ये हो गए 30। और महाप्राण जिन्हें वायु ज़्यादा प्रयोग में दी जाती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। महाप्राण ये होता है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी उष्ण वर्ण होगा। ठीक है, उष्ण वर्ण यानी कि स और है, ये 4 ये हो गए, और 10 वो 14, यानी कि टोटल 14 होते हैं महाप्राण, 30 होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी भाषा का पाणिनि है वो बोला जाता है कामता प्रशांत गुरु को, और अपभ्रंश का पाणिनि बोला जाता है हेमचंद्र सूरी को। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है उच्चारण के आधार पर देखा जाए, यानी कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं, तो इसमें हमने 2 वर्गीकरण देख लिया है, यानी 3 वर्गीकरण देख लिए। कौन कौन से देख लिए हैं? पहला हमने देखा था जो अध्ययन की सरलता है, तो दूसरा घोष अघोष के आधार पर, और तीसरा था प्राणवायु के आधार पर। अब चौथा देख रहे हैं वो है उच्चारण के आधार पर, यानी सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन होता है, इसमें 16 ही होते हैं, याद रखना, ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। स्पर्शी व्यंजन आता है तो ये 16 ही होते हैं। कौन कौन से? ये कै वर्ग आएगा, टै वर्ग आएगा, चै वर्ग नहीं आएगा इसमें, कै वर्ग आएगा, टै वर्ग आएगा, तै वर्ग आएगा, पै वर्ग आएगा। तो 4 चौके 16, प्रथम 4 ही आते हैं, तो 4 चौके 16 तो ये हो गए। इसके अलावा संघर्षी व्यंजन आपको पता होना चाहिए, जो श है। इसके अलावा जो अरबी जो वर्ण है वो, और स्पर्श संघर्षी कौन सा होता है? स्पर्श संघर्षी होता है क, यानी जो च वर्ग हमने छोड़ा था उसके जो प्रथम 4 वर्ण है वो आएंगे स्पर्श संघर्षी में। ठीक है, नासिका के अंदर प्रत्येक वर्ग का 5वां आता है। ठीक है, इसके बाद आता है संघर्षहीन यह और वह 2 ही हैं, इनको अर्धस्वरी बोला जाता है। इसके अलावा आता है प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र है, इसको लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा है पार्श्विक व्यंजन, इसको लय बोला जाता है। इसके अलावा आता है ताड़नजात व्यंजन जो हमने पीछे देखा था ढ है। ठीक है, ये ताड़नजात उनको सिक्त व्यंजन भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर इन ये जो उच्चारण स्थान का जो ये वर्गीकरण किया गया है, इसके अंदर से आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में आता है, आपको एक थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट ये है कि उच्चारण स्थान के आधार पर भी 8 होते हैं, कारक भी 8 होते हैं, वाक्य भी 8 होते हैं, क्रिया के भेद भी देखा जाए तो 8 ही होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे आता है 5वां, जो ये है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, यानी कंठ के बाद में आएगा तालु, मूर्धा के बाद मूर्धा के बाद में दंत, फिर आ जाएगा ओष्ठ। ठीक है, इसके बाद में आता है अब देखो ये दे रखा है हमें, कंठे कौन सा होता है, तलवे कौन सा होता है, मूर्धन्य कौन सा होता है। तो इसके अंदर आपको बताना चाहिए कि जो कंठे होता है इसका एक संस्कृत में अगर आप याद कर लेते हो तो वो आसानी से यादेगा। कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो सूत्र दे रखे हैं, अगर सूत्र आपको कंठस्थ हैं तो आप कभी भी उच्चारण स्थान में कभी भी मात नहीं खाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसमें दे रखा है कि अकुह विसर्जन या न कंठा, अकुह विसर्जन या न कंठा, यानी ए आ को कै वर्ग, अकु है और विसर्जन यानी विसर्जन यानी कंठा, इनका उच्चारण कंठ होता है। आगे आता है दूसरा सूत्र है इचुए सन तालु, यानी ई च वर्ग ये और श, ये आता है इचुए सन तालु, ये तालव्य वर्ण है। इसके अलावा आता है ऋतु रसाणा मुर्दा, यानी कि री ट वर्ग र और मूर्धन्य स, ये आता है मूर्धन्य वर्ण में। इसके बाद आता है लृतु लक्षणा दंता, यानी लरी, हिंदी में प्रयोग नहीं होती है लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसे भी लरी तय वर्ग, और इसके अलावा लय और शय, ये आता है दंत्य वर्ण में। इसके बाद आता है उपधमनिया ओष्टो, यानी कि ओ उ और पह वर्ग, ये ओष्ठ्य वर्ण में आते हैं। इसके बाद आता है एदितो कंठ तालु, यानी ये है उनका कंठ तालु होता है। उदोत्तो कंठोष्ठ, यानी ओ औ होता है, कंठोष्ठ होता है। इसके अलावा होता है वकार से दंतोष्ठ, यानी वह का उच्चारण होता है वो होता है दंतोष्ठ। इसके बाद में आता है इसको बोलता है अलिजीवा। इसके बाद में आता है नासिके यानी अंग जिससे बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आता है हिंदी का जो अन्य वर्ण कौन कौन से अयोगवाद ध्वनि, आपने इसमें देखा कि अ अनुस्वर होता है। इसके अलावा अंग विसर्ग होता है, इसका प्रयोग है वो वर्ण के साथ नहीं होता है, केवल स्वर के साथ, व्यंजन के साथ नहीं होता, स्वर के साथ होता है। संदेह इसकी मात्रा 2 होती है, इन दोनों को याद रखना। इसके बाद सुनताक्षर आपको पता नहीं 4 सुनताक्षर वाणी के उनको से अक्षर श्रेय
ठीक है। तो अक्षय अक्षय के कै और मूर्धन्य स और ए, त्र यानी तैर रहे और ए, जय जय ये ए। इसके अलावा स जो परसों से ये तलवे से और इसके अलावा रह और ए से मिलकर बनता है, ठीक है। इसके बाद में आता है विकसित स्वर कौन सा है, अनुनासिक स्वर कौन सा है, चंद्र बिंदु स्वर कौन सा है। तो ये होता है चंद्र बिंदु स्वर को ये विकसित स्वर बोल रहा है, अनुनासिक बोल जाता है, ठीक है। अनुनासिक यानी अनुस्वर शब्द का तद्भव रूप ही चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। विकसित स्वर क्यों बोल जाता है, क्योंकि पाणिनि महोदय के द्वारा जो लिखी गई तो व्याकरण में उसमें सभी स्वर है वो व्यंजन जो सभी व्यंजन स्वर लिखे गए थे, लेकिन उसके बाद में इसे जो भाषाविदों द्वारा बनाया गया है, इसलिए विकसित स्वर बोल जाता है। इसके अलावा ताड़नजात, देखिए ताड़नजात क्या होता है, ताड़नजात विकसित ध्वनियाँ, ताड़नजात या विकसित व्यंजन है, इसको बहुत था विकसित स्वर और ये है विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन ढ और ढ ये दोनों उत्सिप्त बोल जाता है, ताड़नजात बोल जाता है, द्विगुण बोल जाता है। यानी कभी कभी स्वर रहित, यानी इनको कभी स्वर रहित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कारण ये है कि एक ही स्थान पर दो चिन्ह प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आप देखो विदेशी स्वर, आपको पता ही है, मैंने बताया था औ होता है, इसको अवगत स्वर में हुमान स्वर चंद्र बोला जाता है। इसके अलावा विदेशी व्यंजन आपको पता ही है, वो मैंने बताया था पहले कौन सा है, वो सितारे हिंद वाला है, कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो 5 वर्ण दिए थे, कै ख और ग जैफ है, ठीक है। NCERT 3 ही मानती है ख जैफ है। इसके बाद में थोड़ा सा वर्णों की संख्या देख लेते हैं। वर्णों की संख्या स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, टोटल हो गए 44 मूल स्वर। इसके अलावा देखा जाए तो योग वह 2 गो भी हो गई, संयुक्ताक्षर 4 हो गए और ताड़नजात 2 हो गए, ये टोटल हो गए 52 और विदेशी 4, उनको अगर ऐड कर लेते हैं तो 56 मानक वर्ण माना जाता है। देवनागरी लिपि में 56 मानक रूप माना जाता है। अब थोड़ा सा बात और मात्रा की, यानी स्वर का ही रूप है जो इस स्वर का प्रतिनिधित्व क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मात्रा की संख्या टोटल कितनी है, मात्रा की संख्या तो 11 होती है, लेकिन दृश्य रूप में देखा जाए तो 10 ही होती है, क्योंकि ए उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब मात्रा का ज्ञान आपको पता ही है, आपने इतनी पढ़ाई की तो मात्रा तो पता ही होगा कौन सी किसकी क्या मात्रा होती है, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि जो कमल है, जैसे क मैल है, इसमें मात्रा की संख्या कितनी है, मात्रा की संख्या तो 3 है, लेकिन अगर पूछा जाए वर्ण कितने हैं तो वर्ण याद रखना, वर्ण इसमें 5 ही होंगे, क्योंकि अंतिम में अगर ए अनार यानी ए आ जाए, तो अगर ए आ जाए तो वो गिना नहीं जाएगा, वर्णों में नहीं गिना जाएगा, मात्रा में गिना जाएगा, वर्णों में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो ये होती है 5 ही वर्ण। जैसे कोमल शब्द है, इसमें को की 2 मात्रा, मैं की 1 मात्रा, ल की 1 मात्रा, मात्रा तो इसमें 4 होगी, लेकिन वर्ण पूछा जाए तो लास्ट में जो ए आ जाएगा तो ये 1 मात्रा घट जाएगी, ये होगी 5 ही होगी, ठीक है। तो ये आगे चलता है कि यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर में ए हो तो उसे अलग से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखेंगे हम थोड़ा सा शब्दकोश तो आपको पता ही है, इसे थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। इस शब्दकोश है, उसके अंदर पहले आता है अनुस्वर, फिर आता है चंद्रबिंदु, फिर आता है विसर्ग, फिर आता है आगे जो स्वर आता है, ठीक इसी तरह चलता है। जैसे कै से कोई और शब्द का निर्माण हुआ, पहले वर्ण का निर्माण तो वो वर्ण आएगा, फिर आगे ख आएगा, ठीक है। जैसे झ है, जैसे त्रय है तो तय का पहले तय आ गया, फिर तय से और किसका निर्माण होता है, त्रय का निर्माण तो पहले त्रय आएगा। इसी तरह जैसे स है तो स का तो आएगा ही, स के बाद में पहले स से निर्मित कोई और वर्ण है तो वो आएगा, फिर बाद में आएगा, ठीक है, अगला वर्ण, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आपको पता होना चाहिए ये संघोष होता है और अली जिह्वा वाला है वो कंठे होता है। तो ये आज की क्लास इतनी है, ठीक है, कंप्लीट।